हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट बायोमेड। आज की हमारी वीडियो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक सीरीज वीडियो का पार्ट है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं क्लास 10th की। क्लास 10th और हम आ चुके हैं अभी तक चैप्टर नंबर 7 पे। अब चैप्टर नंबर 7 में हमारे कुछ डायग्राम हो भी चुके थे, तो ये पार्ट 2 रहेगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं ताकि एक वीडियो जो है आपका छोटा वीडियो लगभग बन जाए, ताकि आप जल्दी से इसे देखें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। डायग्राम क्या है? डायग्राम आपका दिखा रहा है मूवमेंट इन दी प्लांट्स, कि प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्स शो करते हैं। देखिए, सारे ही लिविंग बीइंग किसी न किसी फॉर्म में मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट ऑल्सो शोज द मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि कोई भी फॉर एग्जांपल सन रेज और एनी सपोर्ट, एनी रेनफॉल और पीएच चेंज, वाटर लेवल, उस पर कोई ना कोई चेंज दिखाते हैं। उस एक्सटर्नल फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। और प्लांट उसके फॉर्म में रिस्पॉन्स जो देते हैं वो रिस्पॉन्स मूवमेंट कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। प्लांट अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डू लोकोमोशन। लोकोमोशन जैसी मूवमेंट, यानी वेयर द पोजिशन इज चेंजिंग। तो लोकोमोशन जैसे कि ह्यूमन बीइंग है और एनिमल्स हैं, दे यूज टू डू द लोकोमोशन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, वो पोजीशन चेंज करना, वो तो पॉसिबल नहीं है प्लांट्स के लिए। ऑल्दो देयर आर रिसर्चेस कि कुछ प्लांट लोकोमोशन भी करते हैं, यानी वो अपनी जगह भी बदलते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह बदलते रहते हैं, लेकिन सब में नहीं पॉसिबल है। तो प्लांट किस तरह का रिस्पॉन्स दिखाते हैं, प्लांट किस तरह की मूवमेंट दिखाते हैं। प्लांट की मूवमेंट जो है वो दो तरह से बेस्ड होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टिमुलाई क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वो दो तरह की मूवमेंट कौन सी है जो प्लांट शो करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, और व्हाट डू यू मीन बाय अ नेस्टिक मूवमेंट। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इनमें भी नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में भी कुछ और टाइप्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायग्राम एक एक नंबर में आ सकता है। 4 डायग्राम दिए होंगे, उसमें से पूछेंगे कौन सा सही डायग्राम है, कौन सा गलत डायग्राम है। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, या फिर एक्सपेरिमेंटली या फिर डायग्राम बेस्ड बना के शो करिए। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर दीज मूवमेंट। ठीक है, फिर आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इस डायग्राम से बनता है, कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है। ठीक है, बिकॉज दैट इज अ लोन एग्जाम्पल, एक लौता एग्जाम्पल बुक में दे रखा है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो भी, तो उस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। चलिए एक एक करके आंसर करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू कर भी दिया था, अगर स्टिमुलाई कहीं तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम स्टिमुलाई कहते हैं, और प्लांट का रिस्पॉन्स किसी भी तरह की मूवमेंट जो होती है वो पोजिशन चेंज नहीं करती, तो लोकोमोशन तो वो नहीं करते, लेकिन ज़रूर किसी न किसी फॉर्म में रिस्पॉन्स करते हैं। दैट्स वाई हम उनको क्या कह रहे हैं? लिविंग बीइंग कह रहे हैं। तो प्लांट में अगर प्लांट इज शोइंग अ मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, प्लांट किसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। इफ द प्लांट इज शोइंग मूवमेंट टुवर्ड्स द टच, देन इट इज नोन एज नेस्टिक मूवमेंट। अगर ये प्रोसेस जो है वो आपकी क्रॉनिक प्रोसेस है, मतलब धीरे 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 प्लांट उस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, डायरेक्शनल ग्रोथ, ठीक है, तो हम इसको ट्रॉपिक कहेंगे। लेकिन अगर वो एक एक्यूट प्रोसेस है, यानी सडन आपको मूवमेंट दिख जाएगी, तो ये एक नेस्टिक मूवमेंट है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप पूछ सकते हैं, तो ट्रॉपिक मूवमेंट में आपके 4 टाइप तो होते ही हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, ट्रॉपिक मूवमेंट में हमारे टाइप क्या है? जैसे कि फोटोट्रॉपिक, फोटो मीन्स टूवर्ड्स लाइट, हाइड्रोट्रॉपिक टूवर्ड्स वाटर, फोटोट्रॉपिक टूवर्ड्स लाइट, हाइड्रोट्रॉपिक टूवर्ड्स वाटर, देन कीमोट्रॉपिक टूवर्ड्स अ केमिकल। कीमोट्रॉपिक, ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, टूवर्ड्स अ केमिकल, एंड जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मीन्स टूवर्ड्स ग्रेविटी।
अब इसमें भी टाइप में क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, जैसे कि फोटोट्रॉपिक यानी कुछ जो प्लांट के पार्ट हैं वो कर रहे हैं ग्रो टूवर्ड्स लाइट और कुछ अवे फ्रॉम दी लाइट। जो टूवर्ड्स कर रहे हैं उसे हम पॉजिटिवली कहेंगे, जैसे कि जो आपके स्टेम है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, जबकि रूट जो है वो नेगेटिवली पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं, जबकि रूट्स आपकी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, वो हमेशा सन के अवे ग्रो करती हैं। रूट्स पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है, पानी के तरफ ग्रो करती है। स्टेम जो है वो नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है। जियोट्रॉपिक यानी टुवर्ड्स ग्रेविटी। स्टेम जो होती है वो अपनी वीडियो बना रही होगी। अगर टुवर्ड्स ग्रेविटी होती है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और अगर नेगेटिव होती है तो अवे फ्रॉम दी ग्रेविटी। सो अगर हम रूट्स देखें तो रूट्स जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, जबकि जो स्टेम होती है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। पॉलन ग्रेन जो होती है, अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन जो होती है, पॉलन ग्रेन आपकी नेगेटिव कीमोट्रॉपिक होती है, मतलब वो अवे फ्रॉम पॉलन ग्रेन जो होती है वो आपकी पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक होती हैं, क्योंकि वो आपके केमिकल के तरफ ग्रो करती हैं, जबकि कुछ आपके प्लांट रूट्स और ऐसे भी होते हैं जो कि नेगेटिवली कीमोट्रॉपिक होते हैं, किसी केमिकल से दूर ग्रो करते हैं। चलिए एक बार देखते हैं इसका डायग्राम क्या रहेगा। कीमोट्रॉपिज्म का एक डायग्राम होता है, जैसे कि आपका डायग्राम दिखा है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, कि स्टिग्मा जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं जब वो एक कंपैटिबल स्टिग्मा पे आके बैठते हैं तो वो ग्रो करने लगते हैं, और पॉलन ग्रेन के ग्रो होने का मतलब है कि उनके अंदर से पॉलन ट्यूब निकलेंगी, और वो पॉलन ट्यूब आखिर कंपैटिबल स्टिग्मा होगी, यानी अगर उसमें कोई ना कोई केमिकल निकल रहा होगा विच इज़ रिलीज्ड बाय द ओव्यूल और ओवेरी, वो केमिकल रिलीज कर रहे होंगे तो उसकी तरफ पॉलन ग्रेन ग्रो करने लगेगी, पॉलन ट्यूब ग्रो करने लगेगी, और पॉलन ट्यूब क्या है ग्रो करने के बाद उसमें से मेल गैमेट रिलीज करेगी। दिस मूवमेंट इज नोन एज पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिज्म बाय पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इसमें नेगेटिव एग्जाम्पल कम ही है, पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल से आपसे डायग्राम में क्वेश्चन पूछते हैं। नेस्टिक मूवमेंट जो होगी उसमें हम अगर बात करें तो नेस्टिक आपके थिग्मोनेस्टिक और निक्टिनेस्टिक दो टाइप की मूवमेंट होती हैं। थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट होती है टुवर्ड सपोर्ट, जैसे आपने कोई भी सपोर्ट रख दिया या लगा दिया, फॉर एग्जांपल आप बैम्बू या फिर किसी भी तरह की अगर आप बेल ग्रो करना चाह रहे हैं, कोई भी अपने घर में टेंड्रल्स ग्रो करना चाह रहे हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स प्लांट, उनके लिए हम सपोर्ट लगाते हैं, तो वो जब ग्रो कर जाते हैं, आपने देखा होगा उसके चारों ओर ग्रो कर जाते हैं किसी भी सपोर्ट के चारों ओर, तो उसे थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। जबकि निक्टिनेस्टिक मूवमेंट होती है, जैसे कि छुई मुई प्लांट में होती है निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, वहाँ पर क्विक मूवमेंट आपको दिखता है। आप अगर पत्तियों के बीच में टच करो तो उसमें से पानी जो है वो वहाँ से निकल के पत्तियों में चला जाता है, फेदर में से पानी जो है निकल के कहाँ चला जाता है, पत्तियों में चला जाता है, और सारी पत्तियाँ जो है वो फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट क्विक मूवमेंट हमें दिखता है, और जो फ्लैप है वो बिल्कुल इस तरह से पत्तियां होती हैं, और वो पत्तियां जो है एकदम से फोल्ड हो जाती हैं सारी की सारी आपस में, और ये फोल्डिंग मूवमेंट हमें बड़े क्विक दिखता है। ये है मूवमेंट टुवर्ड्स टच। ऐसा ही निक्टिनेस्टिक मूवमेंट जो है वो सनलाइट टच के द्वारा सनलाइट टच भी होता है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज नोन एज फोटोनेस्टिक। जो आपके ट्यूलिप्स होते हैं और सनफ्लावर होते हैं वो फोटोनेस्टिक मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि दे ग्रो और दे राइजेस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सन, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट। तो वहीं पे उसी साइड होते हैं, जैसे सन ढलता है, जो आपका सूर्य जो नीचे आ जाता है, वैसे वैसे वो भी नीचे की तरफ झुक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं डायग्राम पे। नेक्स्ट डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम in the animals or in the human beings, basically in the human beings. साइंस में ह्यूमन बींग्स को एनिमल के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा कि ग्लैंड कौन सा है, हार्मोन कौन सा रिलीज कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। सारे ही एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन को ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं, ताकि कोई भी ऑर्गन उसको अवेलेबल कोई भी ऑर्गन जिसको भी उस समय उसकी नीड है वो उसको यूज कर सके। ठीक है, लेकिन ग्लैंड की भी तो पोजीशन होती है कि ग्लैंड कौन से ऑर्गन में है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन तो होती है। जैसे कि ब्रेन में अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 ग्लैंड्स हैं,
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बहुत सारे हार्मोन हैं और आपके क्लास में 10th क्लास में पूछा नहीं जा रहा है उसके बारे में, ठीक है, तो हम उसमें डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। बट हाइपोथैलेमस आल्सो नोन एज मास्टर स्विच। हाइपोथैलेमस के कुछ ऐसे ग्लैंड मतलब हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे और ग्लैंड रिलीज करता है जो कि आपके पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, जो कि एक और ब्रेन का ग्लैंड है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहा है ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा एक पीनियल ग्लैंड होता है जो कि ब्रेन में ही है, पीनियल ग्लैंड दैट इज ऑल्सो पोजिशन्ड इन द ब्रेन। तो 3 आपके ब्रेन के हार्मोन है, सॉरी ब्रेन के ग्लैंड है। पीनियल जो ग्लैंड है वो बनाता है मेलेटोनिन हार्मोन। अब इनका रिस्पॉन्स क्या रहता है, यानी इनसे होता क्या है। हाइपोथैलेमस तो मैंने कहा कि ये कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी इन द अदर साइड कंट्रोल कर रहा है बाकी सारे नीचे वाले ग्लैंड्स को, ठीक है, लेकिन पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाता है देन द बॉडी बिकम्स गाइगनेटिक, बहुत ज़्यादा लंबी हाइट हो जाती है गाइगनेटिक। और अगर कम रिलीज होता है तो अ पर्सन बिकम ड्वार्फ, छोटा नाटा रह जाता है, बूना रह जाता है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, पीनियल ग्लैंड जो है वो आपकी स्लीप वेकअप साइकिल जो है वो कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन है उसको भी कंट्रोल करता है, स्किन की पिगमेंटेशन को भी ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में जिस भी रिलेटेड साइकिल है, जैसे कि हम कब ग्रो होंगे, कब हमारा अडल्टहुड आएगा, और साथ ही तो इस तरह के साइक्लिक चेंजेस भी हमारी बॉडी में पीनियल ग्लैंड का ये हार्मोन ही कर रहा है। इसके साथ साथ एक और साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंट्रोल भी इसी ग्लैंड के पास है, ओके। तो अगर इसमें इस ग्लैंड के हार्मोन रिलीज में कुछ गड़बड़ी होती है तो इन सब में इफेक्ट पड़ता है हमारे। चलिए अब हम इन ग्लैंड की यानी 1, 2, 3 जो कि ब्रेन में लोकेटेड थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाइपोथैलेमस से हो सकता है आपसे ये डायग्राम नहीं पूछा जाता वैसे तो, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको ये आसानी रहेगी कि ब्रेन में अगर लोकेटेड है तो आइदर इट इज हाइपोथैलेमस और इट इज पीनियल और इट इज पिट्यूटरी, ठीक है। और फिर आप उसके हार्मोन रिलेटेड लिख सकते हैं, साथ ही साथ उसके फंक्शन भी। अच्छा, नीचे आते हैं, गले की तरफ आते हैं, नेक की तरफ आते हैं कि कौन कौन से हार्मोन हैं हमारे यहाँ पे हमारे थायराइड है। थायराइड जो है वो आपके ट्रैकिया के ऊपर, ये आपका ट्रैकिया जो है वो कार्टिलेज शेप, जो क्या रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है उसके ऊपर इस तरह से थायराइड ग्लैंड होता है दोनों साइड पे, और दोनों साइड पे उसमें छोटे छोटे पैचेस होते हैं। तो एक तो आपका यहाँ पे इस तरह से थायराइड ग्लैंड दोनों साइड ट्रैकिया के, ठीक है, ये आपका थायराइड, और थायराइड के यहाँ पे 2 पैचेस ऑफ ग्लैंड पैराथायराइड। थायराइड क्या करता है, तो थायराइड क्या है, ग्लैंड है, और ये क्या करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड थायरॉक्सिन रिलीज करता है। एंड पैराथायराइड इज रिलीजिंग हार्मोन पैराथार्मोन। तो ये तो हार्मोन है और ये आपकी ग्लैंड है। अब इनका फंक्शन क्या है। थायराइड जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, थायराइड कर रहा है। साथ ही साथ जो आपका तो अगर ये फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का लेवल अगर अच्छा नहीं है, यानी अगर इनका मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा, तो या तो आप ज़्यादा पतले होते जाएंगे या आप ज़्यादा मोटे होते जाएंगे, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा। तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए जो ज़्यादातर आजकल यंगस्टर इसके लिए परेशान रहते हैं, थायराइड की बीमारी होती है। साथ ही साथ एक और बीमारी से लिंक है, दैट इज गोइटर, ठीक है। थायराइड हार्मोन, थायराइड जब थायरोक्सिन हार्मोन बना रहा होता है तो उसमें उसके अंदर आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है। आयोडीन एज अ प्रिकर्सर काम करता है। तो अगर हमारे खाने में अगर हम किसी आयोडीन डाइट जो ले रहे हैं वो कम है,
और यूजुअली वो हमारे नमक के अंदर ही होती है। ठीक है, क्यों नमक के ज़रिए, क्योंकि हम हर चीज़ में नमक तो डालते ही डालते हैं, तो इसलिए अगर उसमें आयोडीन डाल दिया जाता है कुछ अमाउंट में, जो कि हमारे थायरोक्सिन हार्मोन में प्रिकर्सर की तरह काम करता है और हमारा थायरोक्सिन हार्मोन सही बनता है। पर अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है, गॉइटर। ठीक है, अगर इसकी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर नहीं बनता और उससे क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, गॉइटर। ये आपका एक थिकनेस जो है गले की, यहाँ पर ये एक मोटा मोटा पूरा एरिया बन जाता है, दैट इज नोन एज गॉइटर। पैराथार्मोन और पैराथायरॉइड, अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्या काम है। पैराथार्मोन जो है वो कैल्शियम लेवल को बना के रखता है इन दी ब्लड। कैल्शियम लेवल मेंटेनेंस होती है ब्लड की। अब इसका क्या मतलब है मेंटेनेंस का ब्लड में? सो बेसिकली जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो भी आपका कैल्शियम है वो यूटिलाइज हो जाता है फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, फॉर दी फॉर्मेशन, कोई भी हमारी बॉडी में टूट फूट है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। दूध में भी कैल्शियम होता है तो उसको भी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम रहता है। लेकिन अगर आपके बोन्स और टीथ और उसमें थोड़ी बहुत भी टूट फूट हो रही है और वो वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वो सारा कैल्शियम आपके ब्लड में आएगा, तो आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है आप हेल्दी हैं, एक्चुअली आपका पैराथायरॉयड हार्मोन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए कैल्शियम लेवल ब्लड में ज़्यादा है और आपके बोन्स में, टीथ में मिनरलाइजेशन होना शुरू हो गया है, धीरे धीरे वो गलने और टूटने की तरफ जाने लगती है। ठीक है, तो ये आपका पैराथायरॉयड हार्मोन कौन सा है, पैराथार्मोन, काम क्या है, कैल्शियम लेवल मेंटेनेंस। इसके बाद एक आपका थाइमस ग्लैंड, थाइमस थाइमोसिन रिलीज करता है, आपके ट्रैकिया के जस्ट बिलो है और इसका काम क्या होता है, फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और ग्रोथ ऑफ WBC सेल्स और ऑफ लिम्फोसाइट। जो आपके इम्यून सेल होते हैं वो यहाँ पर मैच्योर होते हैं, ये इनका काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एड्रेनल और पैंक्रियाज। यहाँ दो हार्मोन है आपके एब्डोमेन के जस्ट नीचे या पीछे की साइड, हम कहीं किडनी में। देखिए एड्रेनल, रेनल का मतलब क्या होता है, किडनी, और एड मतलब ऊपर। ठीक है, तो ये आपके दोनों किडनी के ऊपर आप देख सकते हैं, अबोव द किडनी देयर इज अ हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन। ये रिलीज क्या करता है, एड्रेनलिन। दो हार्मोन है वैसे तो, लेकिन आपको 10th में एक ही पढ़ना है, एड्रेनलिन हार्मोन। दिस एड्रेनलिन हार्मोन इज एन इमरजेंसी हार्मोन ऑल्सो। इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड या इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इमरजेंसी क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, इमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज व्हेनेवर योर बॉडी फील्स कि आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए या फिर आप बहुत ही एक ट्रिकी सिचुएशन में है, फॉर एग्जांपल घर में आग लग गई या सडनली कुछ हो गया या फिर आप सडनली कहीं से भागना पड़ रहा है, टाइम लिमिट कम है, या फिर अगर मिर्ची खा ली है आपने या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो ये आपकी बॉडी में ब्लड में रिलीज होगा। ब्लड जो है वो सारा ट्रांसफर होगा आपके लंग्स में, लंग, और आप तेज तेज से सांस लेने लग जाएंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन जो है वो जाएगी आपके हार्ट में, तेजी से हार्ट जो है बीट करने लगेगा और सारी एनर्जी किसको मिल जाएगी, हार्ट को उस टाइम पे, ताकि वो बीट करे और ऑक्सीजन रिलीज करे। वो ऑक्सीजन जो है वो जल्दी जल्दी मसल में जाएगा। अब आपका मेटाबॉलिज्म जो कि आपके मसल्स में और आपके पेट में, एब्डोमेन में हो रहा था, वो सारा मेटाबॉलिज्म शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, आपके लेग्स में और आपके हैंड्स में, मसल्स में, सो दैट आप फास्टली मूव कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये आपके जिस भी ऑर्गन को उस समय पे इमरजेंसी है, जिस भी ऑर्गन को क्विकली सोचना है या क्विकली कोई काम करना है, वहाँ पर ये एक्टिविटी को तेज कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज एन इमरजेंसी हार्मोन। देन देयर इज पैंक्रियास, इसको हम कंपाउंड हार्मोन कहते हैं, कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। नीचे के दोनों यानी टेस्टिस और ओवरी भी कंपाउंड ही है। ठीक है, अब एक बार कंपाउंड के लिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दूं यहाँ पर, कंपाउंड हार्मोन क्या होते हैं या कंपाउंड ग्लैंड क्या होता है। कंपाउंड ग्लैंड होते हैं जो दो तरह से काम करते हैं, बोथ तरह से काम करते हैं। पैंक्रियास, पैंक्रियास जो होती हैं वो एंजाइम रिलीज करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करती हैं, राइट, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करती हैं। ये ब्लड में रिलीज नहीं होती या इसके लिए कोई ट्यूब नहीं चाहिए होती, तो ये एक एक्सोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, साथ ही साथ पैंक्रियाज एक इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है जो कि ट्यूब के जरिए जो है ब्लड में जाता है। ठीक है, इंसुलिन रिलीज करती है जो ट्यूब के जरिए जाता है, तो ये एक एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, नंबर 1
इंसुलिन जो है उसका काम क्या है? इंसुलिन कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल। कैसे भाई? जैसे कि मैंने आपको कैल्शियम में बताया कि अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड में नहीं रहेगा, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है या फिर टूट फूट होने की वजह से ब्लड में आ रहा है तो ब्लड में दिखेगा। ऐसा ही इंसुलिन के साथ है। क्या होता है? इसका फंक्शन है टू कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ब्लड में ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है और हमारे मसल्स में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में चला जाता है। एक तरह से आपके ये छोटे सिक्के हैं और हमने उससे मिला के एक नोट बना लिया। वेन एवर वी नीड इट, हमें जब ये चाहिए तो ये ग्लाइकोजन टूटेगा और ये क्या बना देगा? आपके ग्लूकोज फिर से बना लेगा, राइट? तो ये इंसुलिन का काम है। अगर ब्लड में डायबिटीज़ के केस में क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग इन द डायबिटीज़? इंसुलिन प्रॉपर या तो रिलीज नहीं होता है या प्रॉपर काम नहीं करता है या कम रिलीज करता है। पैंक्रियाज के जो सेल्स हैं वो इसको रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। पैंक्रियाज के कुछ ऐसी साइड होती है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि इंसुलिन रिलीज करता है, तो वो इंसुलिन प्रॉपर बना नहीं पा रहे हैं या फिर कम बना रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि ये जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं रहेगा और ये ग्लूकोज किस में चला रहेगा? ब्लड में रहेगा। तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा दिखेगा क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, वो कन्वर्ट ही नहीं हुआ, राइट? और आपके मसल्स में जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है, जहाँ पर रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ कम रहेगा, आपको थकान रहेगी, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है डायबिटीज़ के केस में। जैसे इंसुलिन लेंगे वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लेंगे या दवाई लेंगे, इंसुलिन के डोज लेंगे तो उससे वो दोबारा से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, मसल में चला जाएगा, ब्लड शुगर लेवल लोअर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इसमें होता है, ठीक है। अब एक फीडबैक मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम कंपाउंड ग्लैंड पढ़ रहे हैं, मैं इनके बारे में बता रही हूँ साथ साथ, लेकिन एक फीडबैक मैकेनिज्म बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है भाई? ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि हमारे बॉडी में कब हार्मोन रिलीज होना है, कब नहीं रिलीज होना है, वो कंट्रोल होता है बाय द फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लड में जो आपका यानी ये जो ग्लूकोज है उसको कब कन्वर्ट होना है ग्लाइकोजन में और कब कन्वर्ट होना है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। सो व्हेन पैंक्रियाज क्या रिलीज कर रहे हैं? इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। आपके बॉडी में आपने शुगर इनटेक किया या फिर किसी भी फॉर्म में रोटी खाई, चपाती खाई, आपने ग्लाइकोजन जो स्टार्च है वो अंदर गया, प्लांट सोर्स कोई भी खाया, तो पैंक्रियाज क्या रिलीज करेंगे? इंसुलिन रिलीज करेंगे। और इंसुलिन जो है वो क्या करेगा? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो इस समय इंसुलिन जो है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इस समय ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा था। जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा था, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा था ना उस समय पे, तभी तो इंसुलिन रिलीज हुआ, ठीक है, ओके। ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा था तो इंसुलिन रिलीज हुआ, उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, ओके। व्हेन ब्लड शुगर लेवल इज लो, शुगर लेवल इज लो, ठीक है, तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, ओके। दूसरा एक हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, इंसुलिन लेवल इज लो, तो वो भी पैंक्रियाज रिलीज करते हैं, वो अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं उसके। तो जब इंसुलिन लो है तो ग्लूकागॉन होता है, वो क्या करता है? वो आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ओके। तो इंसुलिन लेवल लो रहेंगे, ब्लड शुगर लेवल लो है तो इंसुलिन लेवल लो रहेंगे, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, आपको एनर्जी मिल जाएगी, आपके सेल्स में एनर्जी पहुंच जाएगी और वो वहाँ पे काम करने लगेंगे। दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। कब इंसुलिन का लेवल बढ़ना चाहिए, कब कम होना चाहिए, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज कंट्रोल। अब हमारे दूसरे तीसरे नंबर के कंपाउंड उसमें चलते हैं हार्मोन पे। सेकेंड आपका है टेस्टिस, दैट इज प्रेजेंट, दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल, ठीक है। इनको हम कहते हैं गोनाड्स। ओवरी इज प्रेजेंट इन फीमेल। बाय देयर कंपाउंड ग्लैंड्स they are releasing hormones as well as cells. hormones कैसे? हार्मोन आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ठीक है, और they are also releasing the gametes, ठीक है। गैमेट्स भी तो रिलीज कर रहे हैं, मेल रिलीज करते हैं स्पर्म। दिस एक्ट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। स्पर्म भी तो रिलीज करते हैं। ओवरी क्या रिलीज करते हैं? ओवरी भी रिलीज करती है हार्मोन। ये आपका मैंने कहा हार्मोन जो है वो कैसा सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम है। जबकि जो दूसरा काम है ओवरी का वो है गैमेट रिलीज करना, दैट इज एक्सेल। ये एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट हो गया,
तो दैट्स वाई दैट इज एग सेल, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कंपाउंड ग्लैंड्स, गोनाड्स कहते हैं इनको। हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, इससे क्वेश्चन आता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस कौन सा रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरॉन। इसका काम होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्पर्म एज वेल एज टू कन्वर्ट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ओवरी में एस्ट्रोजन, इसको हम ऑस्ट्रोजन भी बोलते हैं, दोनों टर्म सही है, ओ आगे लगाइए नहीं लगाइए, ठीक है। एस्ट्रोजन के अलावा दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का काम और एस्ट्रोजन का काम थोड़ा सा अलग अलग है। लैक्टेटिंग फीमेल में जो मिल्क सिक्रेटिंग फीमेल है उसके लिए मेमोरी ग्लैंड को एक्टिव बनाने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो वो प्रोजेस्ट्रॉन आपका एक्टिवली वहीं काम करता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो एग सेल के रिलीज में हेल्प करता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये इनका अलग अलग टाइम पे काम होता है। तो दो हार्मोन होते हैं, बिकॉज मदर हैज़ अ 2 रोल्स, या मदर जो है उसके पास 2 रोल होते हैं, तो दैट्स वाई 2 अलग अलग हॉर्मोन्स भी, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपके दोनों डायग्राम हुए और चैप्टर 7 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। चलिए अगली वीडियो में हम बाद में मिलते हैं। थैंक यू।